हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस के टारगेट यूपी पीसीएस 2024 करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में। मैं हूं केवल आपके सामने। बीते कुछ एपिसोड में हमने देखा बीते एक साल का करंट अफेयर, राष्ट्रीय घटनाक्रम से लेकर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, पर्यावरण, साइंस टेक, सारा अपडेट हमने देख लिया। यानी कि करंट अफेयर का रिवीजन हमने कुछ वीडियो के माध्यम से कर लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा, डबल स्पीड में देख लीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मांग की थी कि बजट पर भी स्पेशल वीडियो आना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 पर आपके लिए स्पेशल एक वीडियो आ चुका है। हम एक नजर में देखने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश बजट में कौन सी प्रमुख ऐसी बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही लाभदायी हो सकती हैं, जो आपको जानना जरूरी है। तो एक एक तरफ से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बजट होता क्या है इसको समझ लीजिए। हो सकता है आप में से कोई ऐसे विद्यार्थी हो जो पहली बार ही आया हो, उसको भी अंदाजा रहे, और जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है उसको तो पता ही है। हम बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीजें देखेंगे, एक नजर में देखेंगे। जितना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, प्रयास करेंगे कवर हो सके बहुत कम समय में, क्योंकि समय अभी बहुत कम है। बजट क्या है? बजट का मतलब ये है कि सरकार के पास अगले एक साल में कहां कहां से पैसा आएगा, कहां कहां से कितना खर्च होगा। यानी कि कितना आएगा, कितना खर्च होगा, ये सारी जानकारी इस बजट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। यानी कि सरकार कहां खर्च करेगी। तो चलिए, आय और व्यय का पूरा यह जो है ब्यौरा है, इसको हम देखेंगे। लेकिन आय और व्यय के मामले में, यानी कि इस बजट के मामले में जो जानकारी हमें सबसे पहले मिलती है, वह भारतीय संविधान में मिलती है, जिसको कि बजट नाम से नहीं, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, तो आप कहेंगे 112 में। लेकिन राज्य के संदर्भ में 202 में है, अनुच्छेद 202 में है। और उसी अनुच्छेद 202 एक में लिखा है कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण सदन या राज्य विधानमंडल के सदनों के समक्ष रखवाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि या विधानसभा या विधानमंडल जो भी है, जहां पर भी, वहां पर राज्यपाल रखवाएगा। क्या रखवा रहा है? वो रखवा रहा है वह प्राप्तियों और व्यय का विवरण। इसी को हम क्या कहेंगे? बजट कहेंगे। तो अभी हाल ही में बजट आया है उत्तर प्रदेश का 2024-25 का। सुरेश कुमार खन्ना, जो वहां के वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा बजट पेश किया गया। तो किसने पेश किया? सुरेश कुमार खन्ना ने। और इस बजट की सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इतना बड़ा बजट इसके पहले कभी नहीं आया था। पहला जो बजट आया था वर्ष 1952 में आया था, उत्तर प्रदेश का बजट, और वह 149 करोड़ रुपए का था। लेकिन अब जो बजट है वह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। और अंतर देखिएगा, जब देखेंगे कि पहला 149 करोड़ का बजट है और आज 2024-25 का कितना है, तो आपको समझ में आएगा कि हम कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे एक हम सवाल देख लेते हैं। वह सवाल देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि यह वीडियो क्यों महत्वपूर्ण है, यह बजट के बारे में जानकारी रखना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे जाते रहे हैं। एक सवाल सैंपल के रूप में देखिए, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीवाईक्यू है, दो कथन है। बजट का आकार 7,60,000 करोड़ रुपए है। दूसरा कथन देखिए, राजकोषीय घाटा 84,883.16 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। एक और दो दोनों सही है, केवल दो सही है, ना तो एक ना ही दो, या तो केवल एक। ये आया हुआ सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप देखिए बजट का आकार। पहली जानकारी यही है कि बजट का आकार क्या है। इसी के आधार पर तय होता है कि बजट कितना बड़ा है, यानी कि कितना सरकार खर्च करने वाली है, वही उसके बजट का आकार कहलाएगा। तो हमने देखा पहला कौन सा था, 149 करोड़, और 2023-24 के बजट के बारे में यह बताया कि 7,60,000 करोड़, और राजकोषीय घाटा भी है। अब यहां पे जो जानकारी मिली बजट से वह यह मिली कि 2023-24 के बजट का आकार कितना था, 6.90 लाख करोड़ रुपए। अब बजट 2023-24 में जो राजकोषीय घाटा था 84,883.16, तो इसको जो उस तरह से दिया था बजट में, कहीं पे 0.16 का इस्तेमाल हुआ है, कहीं पे 0.16 का इस्तेमाल नहीं हुआ। यानी कि इसको एक बार के लिए हम सही भी मान लें, और तो उसके बाद पहला स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे 6.9 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है
7,60,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, 6,90,000, 7,60,000। समझ गए आप, ये पहला स्टेटमेंट तो गलत है और दूसरा स्टेटमेंट हम सही मान लें तो आपके सामने जो जवाब मिलेगा वो आप बता सकते हैं। तो अब इसी तरह से हम थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है कि बजट को एक नजर में देख लें। अब यह जो पूरा का पूरा बजट बनता है, राज्य के बजट के बारे में भी हम बात करें तो बजट कुछ निधियों के माध्यम से पता चलता है क्या है। कुछ निधियां होती हैं जैसे कि समेकित निधि है, आकस्मिकता निधि है, उसके अलावा एक और निधि है लोक खाता। अब यहाँ पे जो जो मुख्य रूप से आप बजट देखेंगे, वह जो बजट आपको दिखाई देगा समेकित निधि से ज्यादा करीब दिखाई देगा। इसकी जानकारी ज्यादा मुख्य रूप से दिखाई देगी, क्योंकि समेकित निधि क्या है इसको समझ लीजिए। यहाँ पे जो आंकड़े हैं बजट में वही सारी चीजें वहां देखने को मिलती हैं, अलग तरीके से पेश की जाती हैं। अब आपसे कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कंसोलिडेटेड फंड यानी कि समेकित निधि क्या है, सरकार को प्राप्त होने वाली सभी राजस्व, सरकार को जो प्राप्त हो रहा है याद रखिएगा क्या प्राप्त हो रहा है, राजस्व। सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण और उसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूलियों से, जो ऋण दिया था उससे जो वसूली हुई वह सारी की सारी समेकित निधि में आई। उसके बाद क्या कहता है कि सरकार का पूरा खर्च कहां से होगा, मुख्य रूप से तो इसी समेकित निधि से ही होगा। इस निधि से केवल विधि के अनुसार यानी कि जो कानून है उसके अनुसार उन प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जो पहले से तय हैं, जो वर्णित हैं कानून के हिसाब से। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के विनियोग उपयोग नहीं होंगे। ये है हमारी समेकित निधि। अब आकस्मिकता निधि क्या है, इसको कंटिजेंसी फंड बोलते हैं। मान लीजिए कहीं पे जरूरत पड़ती है, ऐसे अवसर आ जाते हैं जहां पर सरकार को विधानमंडल की स्वीकृति मिलने के पहले ही अप्रत्याशित खर्च करना पड़ जाता है। यहाँ तो विधानमंडल की स्वीकृति चाहिए, यहाँ पे अप्रत्याशित खर्च आ गया, कोई आपदा ही आ गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आकस्मिकता निधि से वह खर्च दिया जाएगा। उसके बाद जितना खर्च किया जाएगा आकस्मिकता निधि से विधानमंडल के द्वारा, उसको बाद में स्वीकृत करा के फिर उतनी धनराशि वापस डाल दी जाएगी। ठीक है, आकस्मिकता निधि से खर्च की गई धनराशि निधि में वापस डाल दी जाएगी। ये बात समझ गए, तो कहां से डाली जाएगी, इसी समय की निधि से इसमें डाल देंगे वापस से। अब सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की आकस्मिकता निधि की बात करें तो कितनी है, 600 करोड़ रुपए की है। तो यहां से भी सवाल आ सकता है। उसके बाद लोक खाता, पब्लिक अकाउंट, यहां पे मुख्य रूप से वो धन है जिसका उपयोग सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि वह यहां पर जो प्राप्ति होती है सरकार को वह उसे कभी भी देना पड़ सकता है। यानी कि जैसे कि पेंशन, जैसे कि हम बात कर प्रोविडेंट फंड की बात करें, पेंशन नहीं प्रोविडेंट फंड की बात करें, पीएफ की जो भविष्य निधि है वो वापस करनी पड़ सकती है, कोई मांग सकता है वो देना पड़ सकता है, और यह कभी भी दिया जा सकता है, जब भी इसकी मांग होगी इसे देना पड़ेगा। या तो किसी ठेकेदार द्वारा जो प्रतिभूति के रूप में अगर धन दिया जाता है वह मांग की जा सकती है, वो कभी भी देना होगा। तो मुख्य रूप से आप देखें तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो दिखाई देती है सरकार के खर्च के लिए वह समेकित निधि ही है। ठीक है, ये मोटी मोटी जानकारी जब आपको रहेगी तो आगे आपको चीजों को समझने में आसानी होगी। अब थोड़ी सी बजट को देख लीजिए, बांटा गया है राजस्व बजट और पूंजी बजट के रूप में। ऐसा क्यों बांटा गया है, क्योंकि बजट में राजस्व खाते के व्यय को अन्य व्यय से अलग दिखाना होता है। संविधान के अनुसार ऐसा है कि जो राजस्व खाते का जो खर्चा है उस खर्चे को अलग दिखाना होगा। तो अलग से दिखाने के लिए एक राजस्व बजट हो गया और उसी में पूंजी बजट हो गया। अब राजस्व बजट में क्या होगा, राजस्व बजट में कर होंगे या जो शुल्क होगा या सेवाओं के लिए जो फीस होगी, जुर्माने होंगे, जो पेनाल्टी भरनी पड़ती है वो आदि को जो आय होगी इन सब चीजों से, उसे हम शामिल करेंगे राजस्व में। तो राजस्व क्या है, यही कर, शुल्क, सेवा, फीस, जुर्माना, पेनाल्टी, यहां से जो आय होगी वह राजस्व की होगी। अब यहां पे व्यय की बात करें, राजस्व खाते का व्यय क्या है, तो राजस्व खाते में जो व्यय होगा वह कहलाएगा जो सरकारी विभागों में खर्च किया जाएगा, विभिन्न सेवाओं के संचालन के लिए जो सरकार खर्च करती है, सरकार द्वारा लिए गए जो ऋण हैं, ब्याज प्रभारी हैं, स्थानीय निकाय को समादेशन है, आर्थिक सहायता आदि पर जो खर्च किया जाता है वहां पे होता है। तो यहां पर देखें सरकार जो भी खर्च करती है इससे परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता, यानी कि एसेट नहीं बनता है। सरकार यहाँ पे किसी भी प्रकार का एसेट नहीं बना पाएगी, परिसंपत्ति नहीं बना पाएगी। इस खर्च से उसे कुछ मिलेगा नहीं, ये खर्च उसे करना ही पड़ेगा। अब दूसरी तरफ आप अगर देखें जो बात होती है पूंजी बजट की,
पूंजी बजट में पूंजीगत व्यय, लोक ऋण तथा उधार, अग्रिम से संबंधित व्यय और से संबंधित प्राप्तियां, वसूलियां शामिल है। अब पूंजीगत व्यय क्या है? तो पूंजीगत व्यय पर देखिए वह व्यय है जिससे हमें कुछ टेंजिबल एसेट्स मिलेंगे, यानी कि जैसे कि टेंजिबल एसेट से हम बात करें, जैसे कि भवन का निर्माण हो गया, एक एसेट बन गया, पुल का निर्माण हो गया, एसेट बन गया, ब्रिज का निर्माण हो गया। इस प्रकार के एसेट्स जो बनेंगे वह पूंजीगत व्यय के माध्यम से ही बनते हैं। तो ये मुख्य बात हो गई। अब चलिए आते हैं थोड़ी सी 2024-25 का जो बजट है उसकी एक आंकड़ों की सारगर्भित जानकारी को देखते हैं, फिर कुछ अन्य जानकारियों को भी देखेंगे। अब राजस्व लेखा क्या है, राजस्व प्राप्ति क्या है, पूंजीगत प्राप्ति क्या है, पूंजीगत व्यय क्या है, उसका अंदाजा आपको लग चुका है। तो यहां पे देखते हुए आगे बढ़ते हैं तो आसान रहेगा। राजस्व लेखे की प्राप्तियां, एक तो कर राजस्व है और कर के अलावा जितनी भी राजस्व की प्राप्ति हो रही थी वह करेत्तर राजस्व में आएगा। क्या हो रहा था कर में? देखिए करों के अलावा शुल्क, फीस, जुर्माना और पेनाल्टी। अब यहां पे अगर कर राजस्व और करेत्तर राजस्व, तो कर के अलावा जितना राजस्व प्राप्त हो रहा है वह करेत्तर राजस्व में आएगा, जो हमने पीछे देखा था। तो 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार राजस्व लेखे की प्राप्तियां कितनी हो रही हैं? देख लीजिए, गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,06,802.4 करोड़ रुपए। अब इसके अलावा पूंजीगत लेखे की, अब इसमें कर राजस्व और करेत्तर राजस्व दोनों अलग अलग। अब उसके अलावा देखिए पूंजीगत लेखे की प्राप्तियां देखिए, अब कर और करेत्तर में इसको दोनों को मिलाएंगे तो ये ऊपर वाला मिल जाएगा, ठीक है। पूंजीगत लेखे की प्राप्तियां देखिए तो कितना है? 1,14,531.42, ठीक है। अब इसके बाद कुल प्राप्तियां इन दोनों को जोड़ने के बाद प्राप्त होंगी। अब पूंजीगत लेखे की प्राप्ति में देखिए क्या क्या है, ऋणों की जो वसूली होगी वो, उधार और अन्य जो देयताएं हैं उनसे जो प्राप्ति होगी वह। तो यहां पर आप देखें तो प्राप्तियां जो कुल करेंगे तो 7,21,333.82 ये हो गई कुल प्राप्ति। कुल है 7,21,333.82 करोड़ रुपए। अब चलिए अब व्यय पर आ जाते। अब राजस्व लेखे पर व्यय, जिसकी हमने अभी कुछ समय पहले बात की थी, वह व्यय देखिए 2024-25 में कितना है? वह आपको दिखेगा 5,32,655, 5,32,655.33 करोड़ रुपए। अब यहां पर अभी कुछ और व्यय भी है, वह ब्याज अदायगी भी है, उसको जोड़ लीजिए। फिर उसके बाद पूंजी लेखे पर व्यय है, वहां पर कितना है वो देख लीजिए। उसके बाद कुल व्यय अगर आप देखेंगे तो यह दिखाई देगा, यहां क्या है? 7,36,000 लिख देता हूं, 7,36,437.71। ये क्या है? ये व्यय है, और यह व्यय है, इसी से हमें पता चलता है कि यह सरकार का बजट है, इतना सरकार खर्च करेगी। अब आप देखिए जितना व्यय हुआ है 7,34,437 और जितनी प्राप्ति हुई है 7,21,000, तो आप देखिए कि जो प्राप्ति है वह खर्च से ज्यादा है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में खर्च ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर खर्च ज्यादा है यानी कि व्यय ज्यादा है और राजस्व कम है। और जब कभी भी, यहां पे समझ लीजिए, जब जितना व्यय है उसमें जो राजस्व की प्राप्ति हो रही है और अगर वो कम है और जितना इसका अंतर होगा फिर वह क्या कहलाएगा? राजकोषीय घाटा, ठीक है। तो व्यय में से हम राजस्व घटा देंगे तो राजकोषीय घाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा देखिए कितना मिल रहा है? राजकोषीय घाटा मिल रहा है इतना, कितना है? 86,530.51, यह राजकोषीय घाटा। लेकिन राजस्व में बचत हो रही है। अगर हम सिर्फ राजस्व आय और राजस्व व्यय देखें तो वहां पे बचत देखने को मिलती है। देखिए राजस्व बचत में क्या बोल रहा है? 1 - 8 कर, जो ये राजस्व लेखे पर व्यय है वो जो राजस्व प्राप्ति है, राजस्व लेखे की प्राप्ति है, अगर रेवेन्यू जितना प्राप्त हुआ है और रेवेन्यू जितना खर्च हम रेवेन्यू लेखे पे यानी कि राजस्व लेखे पे खर्च कर रहे हैं
वहां पर हमें प्राप्ति तो होती है, लेकिन ओवरऑल जब हम पूंजीगत खर्चे और सारे खर्चे जोड़ लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हम घाटे में हैं, उसी को राजकोषीय घाटा बोलते हैं। तो राजस्व प्राप्ति, इसी को क्या, जो यहाँ पे राजस्व बचत लिखा है इसी को राजस्व अधिशेष कहीं कहीं लिख देता है। तो राजस्व अधिशेष में याद रखिएगा, राजस्व जो खर्च हुआ है और राजस्व जो प्राप्ति हुई है उसके बीच का अंतर आएगा, और हमेशा अधिशेष में होगा तो तभी वह बचत कहलाएगा। और राजकोषीय घाटा हुआ मतलब कि व्यय ज्यादा था और राजस्व प्राप्ति व्यय की तुलना में कम थी। यह बात स्पष्ट हो गई। तो यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। अब एक आता है प्रारंभिक घाटा। प्रारंभिक घाटे में याद रखिएगा, प्रारंभिक घाटा अगर आपसे पूछ ले कि क्या है तो पहली बात तो प्रारंभिक घाटा ये याद रखिएगा 32,818.8252 करोड़। अब 32,818.52 करोड़ प्रारंभिक घाटा है। यह कैसे पता चलेगा? यह पता चलेगा कि जब हम राजकोषीय घाटे में से क्या घटा देंगे, ब्याज अदायगी। जितना ब्याज भरना है, ब्याज अदायगी है, वह ब्याज अदायगी जैसे ही हम घटाते हैं, क्योंकि यह व्यय था, ब्याज का भरना था, वह हम हटा दिए। उसके बाद राजकोषीय घाटे से जैसे ही हम ब्याज अदायगी घटाएंगे तो हमें प्रारंभिक घाटा मिल जाएगा। तो राजकोषीय घाटा और प्रारंभिक घाटे में याद रखिएगा कम कौन सा होगा, हमेशा राजकोषीय घाटा प्रारंभिक घाटे से ज्यादा ही होगा और प्रारंभिक घाटा राजकोषीय घाटे से कम होगा, क्योंकि प्रारंभिक घाटा तब हमें मिलेगा जब हम राजकोषीय घाटे में ब्याज अदायगी हटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो समझ गया सारी गणित। अब यहाँ पे देखिए 2023-24 का अनुमान, 2023 का बजट अनुमान, संशोधित अनुमान, 22-23 का वास्तविक आंकड़े, ये सारे दिए हुए हैं। मैंने सिर्फ 24-25 की बात की है, लेकिन आप देखें तो सारे दिए हैं। और यहाँ पर देखिए जो मैंने आपसे कहा था, जो व्यय है, कुल व्यय है, उसके हिसाब से पता चलेगा कि बजट का साइज कितना है, आकार क्या है। तो देखिए 7,36,000, 6,32,000, 6,90,000, 6,90,000 देखिए बजट अनुमान था 22-23-24 का, सवाल में आया था और बता कितना रहा था, गलत बता रहा था। तो पता चल गया, इस बॉक्स को देखिए आइडिया लग गया। उस टाइम पे जो सवाल आया होगा, जिसने यह बॉक्स देखा होगा ऐसे ही, वो जवाब सही कर दिया होगा। ऐसे अभी आ जाएगा तो जो ये बॉक्स देखा होगा उससे जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सवाल यही बन सकता है एक अलग से भी, वन लाइनर भी, कि 2024-25 बजट में साल 2023-24 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है। वृद्धि कितनी हुई है? 6.7%। बजट की जो वृद्धि हुई है 6.7% की। अब 6.7% की वृद्धि यानी कि जितना बजट था पिछली बार का उससे 6.7% बढ़ गया, तो बजट का आकार 7.36 लाख करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी ऐसा सवाल पूछ ले तो आपको जवाब पता रहेगा। ठीक है, वृद्धि कितनी हुई है? 6.7%। अब 2024-25 का बजट किसे समर्पित है? बजट भाषण में एक जानकारी थी, तो ये 4 नाम आए थे। तो याद रखिएगा, गरीब, किसान, महिला और युवा, इनको ध्यान में रखते हुए बजट को बनाया गया है। 2024-25 में किस विभाग को सबसे अधिक रुपए आवंटित किए गए? 2024-25 में हर विभाग को पैसे मिलते हैं भाई, हर विभाग के अपने खर्चे हैं। तो जिस विभाग के सबसे ज्यादा खर्चे दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो प्राथमिक शिक्षा में आप देखें तो 76,035 करोड़ रुपए। ऊर्जा के क्षेत्र में देखें तो 57,071 करोड़ रुपए। फिर पुलिस विभाग में देखें तो 39,516। जिस हिसाब से पता चलता है कि विभागों को पैसा दिया जा रहा है, उससे सरकार का यह भी पता चलता है कि सरकार किस तरफ बढ़ रही है। तो आप देखिए शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग को अगर यहां पर 76,035 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा प्राथमिक शिक्षा विभाग का, मतलब शिक्षा पर ध्यान है, वो भी प्राथमिक शिक्षा पर, ऊर्जा विभाग पर ध्यान है, फिर पुलिस विभाग पर। प्राथमिकताएं पता चलती हैं इससे थोड़ी सी। फिर उसके बाद बजट 2024-25 में किस योजना को सबसे अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 2024-25 में जिस योजना को, वहां विभाग की बात हुई थी, यहां पे योजना की बात हुई है, जल जीवन मिशन को 22,000 करोड़ रुपए, सर्व शिक्षा अभियान को 21,310 करोड़ रुपए, पेंशन सामाजिक क्षेत्र 12,620 करोड़ रुपए, मनरेगा 5,060 करोड़ रुपए। तो किस योजना में सर्वाधिक है यह भी पता होना चाहिए, और किस विभाग में सर्वाधिक खर्च होगा यह भी पता होना चाहिए। चलिए अब एक सवाल बन सकता है, सवाल ये बन सकता है कि जो रुपया है, मतलब मान लीजिए कि टोटल जितना है, सरकार को जितना पैसा मिलेगा, जितनी प्राप्ति होगी, वह 100 है प्रतिशत में, 100 रुपए मान लीजिए, 100% के रूप में है। तो सर्वाधिक प्रतिशत में प्राप्ति कहां से हो रही है? तो आप देखिए 33.1% की प्राप्ति हो रही है सरकार को अपने कर राजस्व से। ये जानकारी आपको सामने आई। 33.1% सर्वाधिक प्राप्ति
सरकार को कर राजस्व से हो रही है। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछेगा तो किससे हो रही है, तो उसके बाद आप देखिए तो आप देखेंगे आपको केंद्रीय कर अंतरण से हो रही है, जो केंद्र के माध्यम से प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखें तो उसके बाद को सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों से होते हैं 15.3%। ठीक है, सर्वाधिक कहां से होता है ये पता होना चाहिए, कर राजस्व से, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे। अब देखिए खर्च की बात करें, अगर कुल खर्च 100 रुपए है या 100% है तो कहां सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है, तो देखिए सबसे ज्यादा यहां पे 21% हो रहा है। और ये 21% क्या है, यह 21% है पूंजीगत व्यय। अब पूंजीगत व्यय आपको पता है जहां पे एसेट्स बनेगा, जैसे भवन अगर निर्माण होता है तो वह एसेट, तो पूंजीगत व्यय कुछ इस तरह के कार्यों में बन रहा है, खर्च हो रहा है, तो वहां पैसे सरकार ज्यादा बना रही है, एसेट का निर्माण कर रही है। अब वहां पे उसके बाद देखें तो उसके बाद 5.4% है कर्ज अदायगी के लिए, फिर ऋण एवं अग्रिम है, फिर उसके बाद सरकार से अनुदान प्राप्ति है 9% है, फिर उसके बाद वेतन सरकारी कर्मचारी का जो है वह है 12.8, फिर वेतन सहायता प्राप्त संस्थान कर्मचारी का 11.7, फिर उसके बाद पेंशन है 11.7, फिर उसके बाद देखें तो अन्य व्यय हैं जो सर्वाधिक हैं वो 12.7 है, लेकिन अन्य है तो मतलब बहुत सारे खर्च हैं, लेकिन सबसे ज्यादा देखें तो वह है 21%, वह है पूंजीगत व्यय। उसके बाद सीधे सीधे दिखता है वेतन सरकारी कर्मचारियों का दूसरे नंबर पे है, और उसके बाद वेतन सहायता प्राप्त संस्थान कर्मचारी और पेंशन। वेतन का तीनों मामलों में ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो वर्तमान में है रेगुलर कर्मचारी है उनका है। ठीक है, लेकिन पूंजीगत में जो व्यय है सर्वाधिक है। तो आय व्यय कहां से हो रही है इसका अंदाजा आपको लग गया। इस बजट में कुछ और जानकारी है जो एक एक तरफ से बहुत कम समय में देखिएगा, समय ज्यादा नहीं लगेगा। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। अब सेमीकंडक्टर नीति लागू उत्तर प्रदेश में भी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश पहला राज्य नहीं है। तो कभी सवाल ऐसा आ जाए तो आप धोखा मत खाइएगा कि उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा है, तो ऐसा नहीं है। पहले नंबर पे गुजरात है, फिर उड़ीसा है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो आप कहेंगे फोर्थ है। ठीक है, अब यहां पे सेमीकंडक्टर नीति लाने की जरूरत क्या थी। देखिए आज की डेट में सेमीकंडक्टर एक ऐसा युक्ति है, क्या कहें, एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। एक अर्धचालक के माध्यम से कैसे बिजली को, विद्युत को नियंत्रित किया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है, और किस तरह से वो इलेक्ट्रिक आइटम में महत्वपूर्ण होता है, ये हम सब जानते हैं। हम इस तरह से नहीं जानते जैसे अभी मैं आपसे बता रहा हूं, लेकिन ये तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका उपयोग है, क्योंकि हर कोई सेमीकंडक्टर को देखा तो है ही कहीं ना कहीं टूटी फूटी अवस्था में। तो अब यह महत्वपूर्ण है कि इसकी प्राप्ति ज्यादा से ज्यादा हो। इंडिया जिस तरह से अपने आप को डेवलप्ड कंट्री बनाने की प्रयास में लगा हुआ है, तो उसे जिस तरह के संसाधनों की जरूरत है उस प्रकार के साधन, जो इसकी साध्य क्या है, साध्य है विकास, साधन है, ये सारी चीजें जिनकी आवश्यकता है उनमें से एक है सेमीकंडक्टर। तो उसकी पूर्ति कैसे होगी, इस पॉलिसी के माध्यम से। और उत्तर प्रदेश चौथा है, और पहला कौन सा है, तो याद रखिएगा पहला है गुजरात। पहला और उत्तर प्रदेश ये दो तो पता ही। राज्य में ई श्रम पोर्टल पर कितने कामगारों का हुआ है पंजीकरण, तो राज्य में 8.3 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है। देश में सबसे अधिक कामगारों का पंजीकरण कहां हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब इसके पीछे की एक बड़ी वजह तो यह है कि यहाँ जनसंख्या भी ज्यादा है, और दूसरी बात है कि पंजीकरण हुआ है तो इससे आंकड़े पता चल रहे हैं। जहां अगर कहीं पंजीकरण ना हुआ हो तो हो सकता है आंकड़े भी ना पता हो। दूसरी बात, अब यहां पे एक बात आती है कि ई श्रम पोर्टल है क्या। सरकार ने, केंद्र में की जो सरकार है उसने ई श्रम पोर्टल लाई, तो उसके पीछे का मकसद था जो असंगठित क्षेत्र है, उस असंगठित क्षेत्र के लोग इसका इस्तेमाल पंजीकरण के माध्यम से जब करेंगे, यानी कि अपना इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करेंगे, तो उनके बारे में आंकड़े आएंगे, उनकी स्थिति का पता चलेगा, उनके लिए नीतियां, उनके लिए जो भी योजनाएं हैं वो उनकी आवश्यकता के अनुसार बनाई जा सकेंगी, उनका ध्यान रखा जा सकेगा। प्रदेश में कुंभ संग्रहालय की स्थापना कहां हुई है, कहां हुई है, प्रयागराज में हुई है कुंभ संग्रहालय की स्थापना। आप देख सकते हैं प्रयागराज में संगम में कुंभ हर 12 साल में आयोजित होता है, जो महाकुंभ है। 2025 में कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है। अब कुंभ का मेला सिर्फ प्रयागराज में तो नहीं लगता, प्रयागराज में तो हर 12 साल में लगता है,
12 साल बाद लग रहा है, लेकिन 4 जगह ऐसी हैं जहां पे 12-12 साल पे लगता है, यानी कि हर एक जगह पे 3 साल पे कहीं ना कहीं लग ही रहा है। तो 4 जगह कौन सी हैं? एक तो प्रयागराज है, दूसरा हरिद्वार है, गंगा नदी के किनारे है, प्रयागराज का तो आपको पता ही संगम में है। फिर उसके बाद तीसरा आप देखें वह उज्जैन में है, शिप्रा नदी के किनारे। फिर चौथा जो है वह कहाँ पे है? नासिक में है, गोदावरी नदी के। ठीक है, तो ये मुख्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब कुंभ का मेला क्यों बनाया जाता है, ये जानकारी आपके लिए मेरे हिसाब से परीक्षा की दृष्टि से जरूरी नहीं, नॉर्मली आप ये जान सकते हैं। जो ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के दौरान कालकूट विष निकला था जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था और उनका नीलकंठ कहलाए थे। उसी प्रकार से अमृत भी निकला था। तो अमृत के लिए देवताओं और राक्षसों में कहा जाता है ऐसे लड़ाई चल रही थी, और फिर उसके बाद अमृत की कुछ बूंदें कलश से गिर गईं। धरती में जहां पे गिरी उसी जगह पे कुंभ मनाया जाता है। क्योंकि देवताओं और असुरों का जो लड़ाई चली थी वो 12 साल का संघर्ष था, 12 दिन का संघर्ष था। तो ऐसा कहा जाता है कि एक दिन एक साल के बराबर होता है, इसलिए धरती पर 12 साल में कुंभ के मेले का आयोजन हुआ जाता है, ऐसी मान्यता है। अब चलिए देखते हैं कुछ और सवाल। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में गरीब व्यक्तियों की संख्या में सर्वाधिक कमी हुई है? अब देखिए ये समझने वाली बात है, इससे सवाल आ सकता है क्योंकि अभी केंद्रीय बजट में भी यह चर्चा में था, उत्तर प्रदेश के बजट में भी यह चर्चा में है। सवाल देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, कौन सा सूचकांक है? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। कौन जारी कर रहा है? नीति आयोग जारी कर रही है। राज्य में गरीब व्यक्तियों की संख्या में कमी हुई है, सबसे ज्यादा किस राज्य में हुई है? तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा हुई है उत्तर प्रदेश में। ये सवाल तो आएगा ना कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक का अंदाजा कैसे लगता है, कैसे पता चलता है बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत कोई आता है? तो उसके अंतर्गत देखिए तो 3 स्तर हैं। कौन कौन से हैं? एक स्वास्थ्य का स्तर देखा जाएगा, एक शिक्षा का स्तर देखा जाएगा और एक जीवन का स्तर देखा जाएगा। इन 3 क्षेत्रों के आधार पर तय होगा कि वह किस प्रकार का है, यानी कि उसकी गरीबी कैसी है, बहुआयामी है या नहीं। अब इन 3 भागों के आधार पर, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इन तीनों के आधार पर, इन 3 आयामों के आधार पर 12 लक्ष्यों को शामिल किया गया है, जिनमें लोगों को बेहतर करना है, जिनकी स्थिति, इन 12 लक्ष्य यानी कि ये 12 पॉइंट ऐसे हैं जिनमें लोगों की स्थिति जब बेहतर होगी तो माना जाएगा वो बहुआयामी गरीबी में नहीं है। तो कौन से हैं? देखिए स्वास्थ्य में देख लीजिए, पहला स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य में है पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर और मातृ स्वास्थ्य। फिर शिक्षा में है स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति। फिर जीवन स्तर में खाना पकाने का ईंधन क्या है, यानी कि स्वच्छ ईंधन हो, ऐसा ईंधन हो जैसे कि जिससे ग्रीन हाउस गैसें का उत्सर्जन ना हो रहा हो या तो कम से कम हो रहा हो, या जितनी बेहतर स्थिति प्राप्त हो सके। स्वच्छता है, पीने का पानी है, बिजली है, आवास है, संपत्ति है, बैंक खाते हैं। ये हो गए 7। ये हो गए शिक्षा में 2, 7 2 9, और 9 के बाद आप देखिए तो 1 2 3 12, तो कितने हैं? 12 लक्ष्य हैं। 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें 12 लक्ष्य हैं, उसी के आधार पर बहुआयामी गरीबी का पता चलता है। अब चलिए देखिए, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत कितने रोजगारों को स्वीकृति मिली है? अब यहां पे देखिए तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 1,80,000 रोजगार स्वीकृत हुए हैं। लेकिन मामला यह है कि इस योजना का जिक्र हुआ है बजट में, तो हम इसको जान लें। तो इस योजना की शुरुआत 15 सितंबर 2018 को हुई, शुरुआत हुई। नाम क्या है? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। कौन शामिल हो सकता है इस योजना का लाभ ले सकता है? जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में हो। यहां पर 25 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है इस योजना के अंतर्गत अपना उद्यम स्वरोजगार सुनिश्चित करने के लिए, और 6% की छोटी सी ब्याज दर पर। ठीक है, अब अगला देखिए, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर परफॉर्मेंस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया है? अब ये सवाल आपसे अगर पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे इसमें पहला स्थान है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, सॉरी दूसरा स्थान है। पहला कौन सा है ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप चाहें तो एक बार सर्च करके देखिएगा कि पहला कौन सा है। तनाव मत लीजिएगा, फिलहाल अभी जितना बता रहा हूं वहां ध्यान रखिए, असाइनमेंट को आप कर लीजिएगा जितना मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो डीबीटी क्या है ये तो आपको पता है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, यानी कि जो योजनाएं हैं सरकारी या जो भी लाभार्थी है जिसे आर्थिक लाभ देना है या उसका आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना है,
कोई सहायता राशि देनी है, कोई आर्थिक मदद देनी है सरकार की किसी योजना स्कीम के माध्यम से, तो वह सीधे उसके खाते में हो सके, उसके खाते में उसका लाभ उसको मिल सके, जिसका उपयोग उस कार्य के लिए कर सके जिसलिए वह दिया जा रहा है, वह कैसे होगा? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी सिस्टम के माध्यम से। और इसमें उत्तर प्रदेश की रैंकिंग दूसरी है। ठीक है, उच्च विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में किन आर्थिक परियोजनाओं का जिक्र किया गया है? कुछ आर्थिक परियोजनाएं हैं जिनका जिक्र किया गया है किस मामले में कि आर्थिक पर यहां पर उच्च विकास को बढ़ावा देंगे। एक तो जेवर हवाई अड्डे का जिक्र किया गया है। जेवर हवाई अड्डा काफी चर्चा में है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा निर्माणाधीन है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में यह कहां पर है? तो गौतम बुद्ध नगर पर। कोई कह देगा आपसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उसमें मत जाइएगा, गौतम बुद्ध नगर बोलिएगा। ठीक है, इसके अलावा लखनऊ आगरा एवं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। अब लखनऊ आगरा तो ठीक है, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कहां से कहां जाती है? लखनऊ से जाती है। कहां तक जाती है देख लीजिए एक बार। चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण, कितने? 14 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण होगा। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 7,350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, इतना बजट दिया गया है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी राशि देनी है, यानी कितनी राशि दी जाएगी जो लाभार्थी होंगी? निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना है, पेंशन की बात हो रही। तो यह बजट में अभी बढ़ा दिया गया है। पहले तो 500 रुपए था, लेकिन अभी निराश्रित महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए पेंशन देने की बात कही गई है। ठीक है, और अभी 31 लाख महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? जनधन योजना, आप याद करिए, जनधन योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 में। अब जनधन योजना एक तरह से देखा जाए तो बैंकिंग सेवाओं से लोगों को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी योजना थी। 2014 में इसकी शुरुआत हुई। और जो डीबीटी है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जिसको आज हम अभी थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, कहीं ना कहीं देखिए तो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। कई ऐसे लोग थे, जैसे मनरेगा की राशि है और बहुत सारी ऐसी सहायता राशि है जो लोगों के खातों में सीधे पहुंच रही है। तो उनके पास जब बैंकिंग सुविधा से जब तक वो जुड़ेंगे नहीं, तब तक डीबीटी का लाभ कैसे लेंगे, ये अन्य लाभ कैसे लेंगे? तो जनधन योजना अपने आप में बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी योजना थी। कई लोग इससे जुड़े और इसमें सबसे पहला स्थान किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है, जिसकी परफॉर्मेंस इस मामले में सबसे बेहतर दिखाई देती है। अब योजना के माध्यम से प्रदेश में खोले गए कितने? 9 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं, यानी कि 9 करोड़ व्यक्तियों का खाता होगा अगर 9 करोड़ खाते खोले गए हैं, बड़ी बात। ठीक है, अब प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई? 2014 में शुरू हुई। ठीक है, बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, ये सारी बातें पता रहनी चाहिए। अब जनधन योजना में कुछ ऐसी बातें हैं जो विशेष रूप से कि जैसे न्यूनतम जो शेष राशि है नहीं बचाएंगे तो फाइन नहीं लगता है। जैसे कहीं होता है कि 500 रुपए बचाना है, 1,000 रुपए बचा के रखना है न्यूनतम राशि, किसी किसी बैंक में तो 10,000 तक भी है, तो उसमें जुर्माना लगता है जब आप उतना नहीं रखते हैं, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो खाता धारक हैं कई योजनाओं को ले सकते हैं लाभ, जैसे डीबीटी जो मैंने आपसे बताया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन सब का लाभ जनधन योजना के माध्यम से उन्हें मिल सकता है। अब देखिए 2024-25 के बजट के अनुसार नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कहां किया जा रहा है? बुंदेलखंड में। इसका मतलब समझिए, मतलब थोड़ा सा बड़ा है, सवाल से बड़ा मतलब है। बजट 2024-25 के अनुसार नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कहां किया जा रहा है? अब नया औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मतलब यह है कि जिस क्षेत्र में यह विकसित किया जाएगा उस क्षेत्र के विकास, उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास हो सके। तो किस क्षेत्र के औद्योगिक विकास की बात हो रही है? तो बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास की बात हो रही है कि बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास सुनिश्चित कैसे होगा? जब वहां पे एक प्राधिकरण ही बन जाएगा। तो औद्योगिक विकास प्राधिकरण बुंदेलखंड के लिए बन रहा है। 2024-25 के बजट में यह बात तय हो चुकी है, जिसका नाम क्या होगा? BIDA, यानी कि बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अब यहां पे टाउनशिप और वाणिज्यिक आवास ये सब सुनिश्चित किए जाएंगे। अब देखिए बजट 2024-25 के अनुसार एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट कितना टारगेट रखा गया है? एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट जो रहेगा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 5.1% का ग्रोथ रेट कृषि के क्षेत्र में टारगेट किया गया है। यह भी सवाल आ सकता है। चलिए, प्रदेश में रोजगार के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? प्रदेश में रोजगार के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास
अभियान की शुरुआत की गई है। अब इसमें होगा क्या, जो विभिन्न योजनाएं हैं जिसके माध्यम से युवा जो हैं प्रशिक्षित हो सकते हैं और उनका लाभ हो सकता है उसको। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना इसका लक्ष्य है। अलग अलग योजनाओं के लोग इसके माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त कर सकें, इसके लिए उन्हें ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान है। कितना? 5 लाख रुपए। कहीं कहीं पे सुनने में आते, इससे ज्यादा भी अगर होगा तो एक बार कमेंट करके आप अपडेट दे दीजिएगा जिसको भी जानकारी हो कि ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान इसमें है। मुख्य बात यही है, 5 लाख रुपए इनिशियल इसका है। चलिए तो ये आगे बढ़ते हैं। बजट में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस कोष के गठन की बात की गई? रोजगार प्रोत्साहन कोष का एक निर्माण किया जाएगा और इस कोष के माध्यम से प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप योजनाएं शामिल होंगी, यानी कि इन्हें वित्त पोषित किया जाएगा। इनके लिए धन की आवश्यकता की पूर्ति इस कोष के माध्यम से होगी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है? राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NIFT। NIFT की स्थापना की गई है कहां पे? रायबरेली में। तो अभी देश में कुल कितनी NIFT हैं? 18 NIFT हैं, याद रखिएगा। और सबसे पहली अगर बात करें तो वर्ष 1986 में दिल्ली में स्थापित हुआ था देश का पहला NIFT। NIFT का मतलब देखिए, समझिए, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, नाम और काम आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इसकी स्थापना अभी हाल में कहां हुई? स्थापना की गई है रायबरेली में की गई है। देश में कितने हैं? 18 हैं। पहला कब खुला? दिल्ली में खुला, 1986 में खुला, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभार्थियों को देय राशि कितनी है? 25,000 रुपए दिए जाएंगे। पहले 15,000 थी और अभी कितनी हो गई है? 25,000 रुपए। ये तो देय राशि है। अब हमें इस योजना के अंतर आना पड़ेगा कि क्या है यह योजना। 2019 में इसकी शुरुआत हुई। अब इस योजना में क्या है कि बेटी जब से जन्म लेगी घर में और उसकी स्नातक तक की पढ़ाई जो की जाएगी, उसके लिए यह राशि दी जाती है। योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से अगर देखें तो क्या है? धनराशि तो दी जाती है, लेकिन उद्देश्य क्या है? जो कन्या भ्रूण हत्या है उसे रोका जा सके, समान लैंगिक अनुपात स्थापित किया जा सके। आप जानते हैं लैंगिक विषमता जितनी है उसे हमें कम करना है। उसके बाद बाल विवाह को रोका जा सके, बेटी बोझ ना बने, यह बात भी समाज में जाए, ठीक है। उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब आगे देखिए, FDI नीति 2023 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संस्था को मंजूरी प्रदान की है? फूजी सिल्वरटेक कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड। FDI नीति 2023, याद रखिएगा कि किस संस्था को मंजूरी दी है? फूजी सिल्वरटेक कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड को। अब यहां पे क्या है, FDI नीति जो 2023 है उसमें यह बात समझ में आई है कि फॉर्च्यून 500 जो कंपनियां होंगी उन्हें जमीन खरीदने में छूट दी जाएगी। अब आपसे कोई पूछ ले कि ये फॉर्च्यून 500 कौन है, तो आप क्या बताएंगे? फॉर्च्यून 500 जो है वह कुछ ऐसी कंपनियों का एक सूची है जिन्हें विश्व की प्रमुख कंपनियां माना जाता है। तो उन्हें निवेश के लिए छूट मिलेगी, यानी कि कैसे मिलेगी? जमीन खरीदने में छूट मिलेगी। और जमीन खरीदने में छूट मिलेगी तो उससे FDI जो प्रत्यक्ष निवेश हमें प्राप्त होता है उसमें वृद्धि हो सकेगी। तो उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि प्राप्त करने का प्रयास इसके माध्यम से हो रहा है। इसी में एक संस्था को यहां पर आप देखें तो मंजूरी मिली है, ठीक है। यहां पर कुछ अन्य जानकारी भी है। जमीन की लागत छोड़कर पूंजी निवेश पर 100 करोड़ सालाना सब्सिडी मिलेगी, 7 साल तक सब्सिडी दी जाएगी। मंजूरी वाली परियोजनाओं को 100% SGST सब्सिडी प्राप्त होगी। ये जानकारी नहीं ध्यान में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाली बात जरूर ध्यान में रहनी चाहिए। नगरीय क्षेत्र में वाटर लॉगिंग की समस्या से निपटने के लिए क्या प्रावधान किया गया है? एक प्रावधान है, प्रावधान क्या है? व्यवस्था है। व्यवस्था क्या है? स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, जो बारिश का पानी है उसकी निकासी सुनिश्चित की जा सके, यानी कि बारिश के पानी का जमाव ना हो सके। सड़कों के साथ साथ जो अंडरग्राउंड नाले हैं उनका निर्माण इसमें किया जाएगा, जिसके माध्यम से जल की निकासी सुनिश्चित की जा सके। ओवरफ्लो कहीं भी नहीं होने दिया जाएगा, जिससे कि उसका नुकसान ना हो सके। उच्च स्थान पर जो पानी है, क्योंकि एक व्यवस्था बनाई जाएगी पानी का, जब ओवरफ्लो ना हो, उसके अलावा जल की निकासी सुनिश्चित हो सके। जब जल की निकासी सुनिश्चित की जाएगी तो वह पानी कहीं तो जाएगा, तो उसका डिस्पोजल सही जगह पे हो सके, इस बात का ध्यान रखा जाएगा।
चलिए, जानवरों से फसलों की रक्षा के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। अब मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किसके लिए है? छोटे लघु सीमांत किसानों के लिए। इसके तहत क्या होगा, प्रति हेक्टेयर में दिया जाएगा 60%, यानी जितना भी लागत है प्रति हेक्टेयर में उसका खर्च का, जैसे 1 लाख अगर मान लीजिए खर्च होना है तो उसका 60% यानी कि 60,000 दिया जाएगा। 1.43 लाख रुपए का अनुदान अधिकतम यहाँ पे देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा कुल मिला के, चाहे कितना भी हो फिर। अब यह क्या है, फसलों को बचाएगा जानवरों से। कैसे? सौर इलेक्ट्रिक बाड़ लगाए जाएंगे। अब आपसे पूछा जाएगा भाई सौर इलेक्ट्रिक जो बाड़ है वह अगर बिजली के झटके जानवरों को मारेगा तो कितने बिजली, कितने वॉट का? 12 वॉट का। 12 वॉट का झटका मारेगा और यह जो होगा इतना होगा कि उन्हें, यानी कि जान जाने का खतरा या तो उन्हें किसी प्रकार के अंग में उनके नुकसान होने का खतरा नहीं होगा, लेकिन वह वहां जैसे पहुंचेंगे उसके बाद वहां से दूर हो जाएंगे। इस बात का ध्यान इसमें रखा जाएगा। आगे देखिए, बजट में सिंचाई से संबंधित किस योजना का ऐलान किया गया है? मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना। क्या बताया गया है कि कृषकों की कृषि भूमि के सिंचन क्षमता में वृद्धि है, उसका यहाँ पे उद्देश्य है कि इस वृद्धि करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और यहाँ पे कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, उसके लिए नलकूप का निर्माण भी किया जाएगा। अब देखिए, बजट 2024-25 में राज्य की कितनी जीएसडीपी, जीएसडीपी क्या है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब यहां पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद या राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी होता है। जहां हम एक देश की बात करते हैं, हम राज्य पे आ गए तो ऐसा आ गया। स्टेट क्या होता है? एक साल में, एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित क्षेत्र के भीतर, अगर हम एक देश की बात करें, राज्य की बात करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में, एक साल में एक उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर जितनी वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनका जो कुल मूल्य है, उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं का जो कुल मूल्य होगा उसको हम बोलेंगे उस राज्य की जीडीपी एक साल की। तो राज्य की है इसलिए जीएसडीपी बोलेंगे। तो वहां पे 2024-25 में हम जो अनुमान लगा रहे हैं वो कितनी लगा रहे हैं? जीडीपी हम लगा रहे हैं, जीएसडीपी होगी 24.99 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 2024-25 के लिए, और उसके पीछे का भी दिया हुआ है, वो भी देख सकते हैं। चलिए, बजटीय अनुमान की ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। अब यहां पे देखिए आया है बजटीय अनुमान की ग्रीन टैगिंग करने वाला। ग्रीन टैगिंग होगी, कैसे होगी? ग्रीन टैगिंग ऐसे होगी कि कौन कौन से विभाग हैं जो अपनी नीतियों में या अपने कार्यों में इस प्रकार से कार्य करेंगे जिससे ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी हो सके। जितनी अभी कमी उनके उत्सर्जन हो रहा था उस विभाग के कार्यों के माध्यम से, उसमें हम कमी सुनिश्चित कर सके। तो यहां पर बात आती है कि जब यह कमी सुनिश्चित की जाएगी तो देखा जाएगा किस विभाग में हो रही है, तो उसकी ग्रीन टैगिंग की जाएगी। इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन मुक्त ऊर्जा को बढ़ावा देना है, यानी कि जिस ऊर्जा के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ना हो। नवीनीकरण स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करनी, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, तो सोलर एनर्जी में आप जानते हैं नवीनीकरण ऊर्जा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करना, और आप ये भी जानते हैं कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन हमें प्राप्त करना है, मतलब हम वायुमंडल में जितना कार्बन छोड़े उतना हम स्टॉक कर सके, वो क्षमता हमारे पास आ जाए। इसको बोलते हैं नेट जीरो कार्बन इमिशन। चलिए, किन राष्ट्रीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है? किन राष्ट्रीय योजनाओं में किया है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू हुई, और आपसे अगर कोई पूछ ले कि इस योजना के माध्यम से क्या लाभ होगा, तो इस योजना के माध्यम से कोई अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है तो 10 लाख रुपए का उसे ऋण प्राप्त हो सकेगा। पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना के बारे में आ जाए तो क्या कहेंगे? इसकी शुरुआत वर्ष 2020 में हुई थी, 2020 में। और इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वह क्या था? वह था कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उन रेहड़ी पटरी वालों को 50,000 रुपए तक का ऋण प्राप्त हो सके बिना किसी गारंटी के। तो यह बात ध्यान रखिएगा, पीएम स्वनिधि योजना 2020, मुद्रा योजना 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015। सुरक्षा बीमा योजना में मान लीजिए
किसी दुर्घटना में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो ऐसी स्थिति में उसे 2 लाख रुपए, यानी कि उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर वह विकलांग हो जाता है या दिव्यांग हो जाता है हम कहें, तो ऐसी स्थिति में उसे 1 लाख रुपए मिलेगा। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना 2015 की है। अब इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक की उम्र के कोई व्यक्ति है जो इसमें शामिल होता है, तो यहां पे ये बात याद रखिएगा कि अटल पेंशन योजना में जो शामिल होगा 18 से 40 वर्ष का होगा। 20 वर्ष तक उसे जो एक हर महीने की राशि होती है ना, बहुत कम राशि होती है, वो देनी पड़ेगी। 60 के बाद पेंशन प्राप्त होगी। पेंशन कब मिलेगी? 60 के बाद मिलेगी। लेकिन इसमें किसी को जुड़ना है तो कम से कम 20 साल पहले, यानी कि 40 साल की उम्र में वह जुड़ ले, और 18 के बाद कभी भी जुड़ सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें ये वो योजनाएं हैं जिनमें उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया। इनके क्रियान्वयन में, इन योजनाओं के क्रियान्वयन में पहला स्थान है। प्रधानमंत्री मुद्रा, स्वनिधि, सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन, और यहाँ पे जीवन ज्योति बीमा योजना में दूसरा स्थान है। और यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का संबंध क्या है कि किसी भी वजह से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे उसके परिवार को, और उसमें भी कुछ बहुत कम धनराशि हर महीने दी जाती है, समथिंग शायद 20 रुपए के आसपास। एक बार देख लीजिएगा। लेकिन मुख्य बात यही है, ये मुख्य बात है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये वही बातें हैं जो हमने आपको बताई थी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, हमने सारी योजनाओं को अभी देख लिया है, हमें पता चल गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ हो रहा है? जेवर में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में। जेवर कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में, हमने अभी चर्चा की थी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर जो अभी प्रस्तावित एयरपोर्ट है, यानी कि जब यह जेवर शुरू हो जाएगा तो 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे, और सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जिस राज्य में होंगे हम कह सकते हैं वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। कुशीनगर में है कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा में है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, 5वां है अयोध्या में। अयोध्या में 5वां है, 5वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। और ये आपके लिए असाइनमेंट है कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है। मुझे उम्मीद है आपसे कि आप लोग मुझे जवाब देंगे, और ना सिर्फ जवाब देंगे बल्कि सही जवाब देंगे। आपका असाइनमेंट है ये। चलिए, निर्यात तत्पर सूचकांक, कहीं कहीं पे इसको बोले निर्यात तैयारी सूचकांक, 2022 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो उत्तर प्रदेश ने 7वां स्थान हासिल किया। अब आपसे पूछा कौन सा स्थान, आप बोले 7वां। लेकिन यह स्थिति उतनी खराब नहीं है। आप 2019 में देखिए तो 11वां है, और 2022 में 7वां स्थान बेहतर हुआ है। निर्यात तत्परता सूचकांक में देखिए होता क्या। पहली बात तो यह निर्यात तत्परता सूचकांक नीति आयोग जारी करता है। अब नीति आयोग जो है, जो इसका तीसरा संस्करण जारी किया था 2022 वाला, 2023 में जारी किया। यहां पे निर्यात को लेकर के जो राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की जो तैयारियां हैं उनके बारे में पता चलता है। अब इसमें 7वें स्थान पर उत्तर प्रदेश, पहले स्थान पर कौन है? तमिलनाडु। तो याद रखिएगा। और उसके बाद फिर महाराष्ट्र दूसरे, कर्नाटक तीसरे, लेकिन उत्तर प्रदेश और पहला, 2 चीज तो आपको पता होना ही चाहिए। चलिए, लीड सूचकांक 2022 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया? 8वां स्थान हासिल। अब ये लीड सूचकांक क्या है देखते हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश कौन सी श्रेणी में है? अचीवर श्रेणी में। इसको भी अभी देखते हैं। साल 2019 में कौन सा स्थान था? 13वां। तो 19 में 13 था, और 22 में कितना हो गया? 6वां हो गया। स्थिति बेहतर हुई। अब देखिए, लीड सूचकांक यानी कि लॉजिस्टिक्स एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, किसी वस्तु का यानी कि किसी ऐसे उत्पाद का उत्पादन जो मान लीजिए खेत में होता है, खेत से फिर उसका भंडारण होगा, फिर उसका ट्रांसपोर्ट होगा, परिवहन होगा। इन सारी चीजों में जो सुविधाएं हैं परिवहन भंडारण को लेकर के, सारी जो लॉजिस्टिक की सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं में सूचकांक के माध्यम से राज्यों की स्थिति का पता चलता है। तो इसमें क्योंकि लीड सूचकांक की शुरुआत हुई थी 2018 में, अब यहाँ पे 4 श्रेणी में राज्यों को बांट दिया गया था, और हर श्रेणी में अलग अलग जो होंगे जो टॉप करेंगे। तटीय राज्य होंगे, फिर भीतरी इलाके भू आबद्ध राज्य होंगे,
फिर उसके बाद उत्तर पूर्वी राज्य होंगे और केंद्र शासित प्रदेश, 4 हो गए। अब 3 प्रदर्शन श्रेणियां भी बताई, अचीवर्स, फिर उसके बाद फास्ट मूवर्स, फिर एस्पायर्स। हमने देखा था उत्तर प्रदेश किसमें है, अचीवर्स में। अचीवर्स का मतलब हो गया 90% या अधिक प्रतिशत हासिल करने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बेहतर स्थिति में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश को इस सूचकांक में कि वह अचीवर्स में, यानी कि जो श्रेणी है 3, उस श्रेणी में भी सबसे जो बेहतर श्रेणी है उसमें है, क्योंकि अचीवर्स जो है सबसे बढ़िया है। और इसमें सबसे पहले स्थान पर कौन है, महाराष्ट्र है, जिसने पहला स्थान हासिल किया है। फास्ट मूवर्स में देखिए 80 से 90% के बीच का है। फिर उसके बाद एस्पायर्स है जो 80% से कम अंक वाला है। अचीवर्स में महाराष्ट्र है जो पहले नंबर पे है, लेकिन उत्तर प्रदेश भी अचीवर्स में ही है। ठीक है, ये बातें स्पष्ट रहेंगी। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 सिविल एविएशन में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे कि इसका जो उत्तर होगा वह होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सिविल एविएशन में सर्वश्रेष्ठ राज्य है, किसके मुताबिक, विंग्स इंडिया अवार्ड 2024। और अपनी तरह का यह जो विंग्स इंडिया अवार्ड है वह अपनी तरह का एशिया में सबसे बड़ा अवार्ड है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे सबसे अच्छा जो हवाई अड्डा है वो कौन सा है, 2 हवाई अड्डों को देखिए यहाँ पे संयुक्त रूप से सबसे अच्छा हवाई अड्डा बताया गया है। एक बेंगलुरु का है केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, देखिए 5 उत्तर प्रदेश के हमने देख लिए, ये बेंगलुरु का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद दिल्ली का है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इन दोनों को ही सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ, ऐसा नहीं कि अब हमेशा के लिए ऑल टाइम बेस्ट नहीं है, 1 साल का बेस्ट। ठीक है, अब एक एयरलाइन की बात की है कि विस्तारा एयरलाइन जो है वह वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन है और इनोवेशन चैंपियन भी यही है। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को कितनी क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी, 1 लाख से 10 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। किसे दी जा सकती है, उत्तर प्रदेश की ऐसी महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के माध्यम से। ठीक है, तो यहां पे महिलाएं हैं या बच्चे हैं, वहां पर जो जघन्य अपराध होता है और उससे जो महिलाएं हैं और जो बालिकाएं हैं, बच्चों में कौन, जो बालिकाएं हैं, उनकी जो पीड़ित होंगी महिलाएं और बालिकाएं, उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में धनराशि दी जाएगी और इस कोष के माध्यम से दिया जाएगा। अब कुछ अन्य जानकारियां हैं, इसे भी देख लेते हैं। जैसे वृद्धावस्था पेंशन, जो मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना है, इसके तहत 1000 रुपए प्रति माह का पेंशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 51,000 रुपए, किसी भी जात का, किसी भी वर्ग का है, 51,000 रुपए दिए जाएंगे, सभी के लिए है। ऑपरेशन त्रिनेत्र, क्या है ऑपरेशन त्रिनेत्र, ऑपरेशन त्रिनेत्र किसी सेना का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में जो अपराध हो रहे हैं उस अपराध को नियंत्रण में लाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 8,54,834 सीसीटीवी कैमरे ऑपरेशन त्रिनेत्र के माध्यम से लगाने की बात बजट में जाहिर की गई है। सेफ सिटी परियोजना एक ये भी है। सेफ सिटी परियोजना में क्या होगा, देखिए ऑपरेशन त्रिनेत्र में की तरह ही ऑपरेशन त्रिनेत्र में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। अब सेफ सिटी परियोजना में भी कुछ ऐसे कार्य आप देखेंगे, जैसे सीसीटीवी कैमरे तो लगेंगे, डार्क स्पॉट की पहचान की जाएगी, पिंक बूथ, पैनिक बटन जो होते हैं, जो सरकारी बसें होती हैं, गाड़ियां होती हैं, वहां पे पैनिक बटन की जो आवश्यकता है उसे सुनिश्चित किया जाएगा। फिर उसके बाद साइबर क्राइम थाना, 75 के 75 जनपदों में उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम थाना है और हर थाने में साइबर सेल ओपन हो सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बजट में बात कही गई है। अमृत योजना, सीवर कनेक्शन और जल की उपलब्धता के लिए अमृत योजना की बात आती है। अगर आपसे पूछ ले कि अमृत योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आप कहेंगे 2015 में अमृत योजना की शुरुआत हुई। लेकिन अमृत 2.0 कब शुरू हुआ था, अमृत 2.0 हुआ था 2021 में, 2026 तक के लिए। लक्ष्य क्या था, शहरी क्षेत्रों में सीवर कनेक्शन और नल के माध्यम से जल की उपलब्धता हो सके, अमृत योजना के माध्यम से। याद रखिएगा, अमृत योजना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ये हमने जिक्र किया था, 12 वॉट का झटका जानवरों को लगेगा जिससे कि उन्हें नुकसान भी ना हो और फसल भी बची रह सके। फिर उसके बाद देखिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, नंद बाबा दुग्ध मिशन की योजना के तहत जो पशुपालक हैं जिनसे उन्हें दूध प्राप्त होता है,
या मिल्क के अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो दूध का सही उचित उन्हें दाम मिल सके उसके लिए सहकारी समिति, गांव-गांव में सहकारी समितियों की स्थापना करवा के दुग्ध पालकों को, जो दुग्ध पालक होंगे यानी कि ऐसे जानवर जो पाल रहे हैं जिससे दुग्ध उत्पादन हो सकेगा, उन्हें सही दाम चुकता कराया जा सके, उसकी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी इस मिशन के माध्यम से, नंद बाबा दूध मिशन योजना के माध्यम। ये सारी की सारी जानकारी बजट एक नज़र में देखने के माध्यम से हमने कवर की है और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। इसे एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। पहली बार अगर आपने कम गति से देखा होगा तो कम से कम दूसरी बार या तीसरी बार भी देखना चाहें तो गति बढ़ाकर देख लीजिएगा। अगर आप अपनी आराम से देखना चाहते हैं तो अपनी गति से देखिए, गति बढ़ा के देखना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन रिवाइज कर लीजिएगा। इस उम्मीद के साथ कि ये आपके लिए लाभदायी होगी, यहीं पर मैं आपसे विदा लूंगा और जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।